अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी तो इस चैप्टर के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कभी तो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। बहरहाल हम इनको डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है स्केलर एंड वेक्टर। अब आप देखें, जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है, जो भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी होगी, उन क्वांटिटीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और एक को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ और एक को हम कहते हैं टेंसर। ये आपके सिलेबस में नहीं है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखें, जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको डिफ़ाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट की ज़रूरत हो। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट। इसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटीज़ अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम कहते हैं वो क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की, यूनिट की और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। और टेंसर, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं अगर हम इनके डायरेक्शंस को चेंज करते हैं। बहरहाल हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज़ पहले हम डिस्कस कर लेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़, तो स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए हम कहेंगे दोज physical quantities which are completely described by magnitude and proper unit. Those physical quantities which are completely described by magnitude and proper unit। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं मास, तो मास को डिफाइन करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि भाई इस बॉडी का मास जो है वो 4 kg है। अगर मैं कह रहा हूँ किसी बॉडी का मास 4 kg है, तो मतलब मैंने कम्प्लीटली उसको डिस्क्राइब कर दिया। ये 4 जो है ये मैग्नीट्यूड है और kg जो है वो यूनिट है। यानी मास को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड की और यूनिट की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इस तरीके से टेम्परेचर, अगर मैं कह रहा हूँ भाई इस बॉडी का टेम्परेचर 20 सेल्सियस है, तो मतलब टेम्परेचर डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ रही है और यूनिट की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो हम कहेंगे टेम्परेचर जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी हम कहते हैं मास, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टेम्परेचर, चार्ज, एक्सेट्रा। बहुत सारी हैं, इसलिए मैं एक्सेट्रा लिख रहा हूँ। अच्छा, अब स्केलर के लिए एक पॉइंट है कि जो स्केलर हमारे पास होते हैं, स्केलर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, द स्केलर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। स्केलर जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं। देखें, स्केलर जब हम कहते हैं ना कि स्केलर नेगेटिव है, तो इसका मतलब कुछ और होता है। मतलब जैसे आप सिंपल वर्ड्स में देखें, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ स्केलर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जैसे सपोज टाइम है, जैसे मास है,
जैसे डिस्टेंस है, ये ऐसे स्केलर्स हैं जो पॉजिटिव होते हैं। पर कुछ स्केलर्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे चार्ज है। आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। पर याद रखिएगा स्केलर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी अगर वो नेगेटिव की साइन उसके साथ आ रही है तो इसका मतलब है वो कुछ और फेनोमेना को डिस्कस कर रहा है। जैसे अगर हम देखें कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है और जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अपोजिट का इफेक्ट दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्केलर में प्लस की साइन लगा रहे हैं, दूसरे स्केलर में माइनस की साइन लगा रहे हैं। इसी तरीके से वर्क भी आपको पता है कि भाई वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव वर्क का कुछ और मतलब होता है, नेगेटिव वर्क का कुछ और मतलब होता है। तो स्केलर हमारे पास जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से अब स्केलर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। अगर हम स्केलर्स को कंपेयर करवाना चाहते हैं, सपोज एक मेरे पास स्केलर है, तो एक स्केलर S1 है, एक स्केलर S2 है। मैं इन दोनों को कंपेयर करवाना चाहता हूं और मैं ये देखना चाहता हूं क्या ये स्केलर इक्वल हैं कि नहीं हैं। तो दो स्केलर तब इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जब उनका यूनिट सेम हो और जब उनका साइन सेम हो। जैसे अगर मैं कहूँ भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक है, सॉरी माइनस में है, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम है, तो हम कहेंगे नहीं, चार्ज डिफरेंट है। देखें चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिट भी सेम है, फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं ये दो स्केलर जो हैं वो अलग अलग हैं। अलग अलग इस बुनियाद पे हैं क्योंकि एक के पास माइनस की साइन है, एक के पास प्लस की साइन है। तो यहां से आप समझ गए होंगे टू स्केलर्स आर सेड टू बी equal. Two scalars are said to be equal if these have same magnitude, sign and units, और उनके पास यूनिट भी सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए और यूनिट भी सेम होना चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरीके से अब हम आगे चलेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो स्केलर्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हम स्केलर के कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्केलर्स can be added, subtracted, multiplied and divided by elementary algebra। एलिमेंट्री अलजेब्रा किसको कहते हैं, जो हम बचपन में पढ़ के आए हैं। जैसे हम पढ़ते हैं भाई 2 + 3 तो हम कहते हैं भाई 5, जैसे हम कहते हैं 2 × 3 तो हम कहते हैं 6, जैसे हम कहते हैं 6 / 3 तो हम कहते हैं 2। तो ये जो स्केलर ऐड होंगे या स्केलर सब्ट्रैक्ट होंगे या स्केलर मल्टीप्लाई होंगे या स्केलर डिवाइड होंगे तो वो किस रूल से होंगे, तो वो एलिमेंट्री अलजेब्रा से होंगे। अब एक पॉइंट याद रखें, दो स्केलर्स तब ऐड हो सकते हैं जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। यानी अगर हमारे पास मास है तो हम मास को मास में ऐड कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे पास एक क्वांटिटी मास है और दूसरा स्केलर हमारे पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को कभी भी हम मास में ऐड नहीं कर सकते। तो स्केलर, दो स्केलर तब ऐड होंगे जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगे। सो ये पॉइंट लिख लें आप, स्केलर्स कैन ओनली बी एडेड when
these are same quantities। जब वो सेम क्वांटिटी होंगे, सेम क्वांटिटी से क्या मुराद है कि भाई अगर एक स्केलर हमारा चार्ज है तो दूसरा स्केलर भी चार्ज होना चाहिए, एक स्केलर अगर हमारा टेम्परेचर है तो दूसरा स्केलर भी टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके से दूसरी पॉइंट आप याद रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे स्केलर डिफरेंट भी हो सकते हैं, हमारे स्केलर सेम भी हो सकते हैं, पर यह बात आपको याद रखनी चाहिए कि एडिशन के लिए आपके स्केलर्स जो हैं वो सेम क्वांटिटी के होने चाहिए। अब स्केलर्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं, ये यहाँ देख लें। एक स्केलर ए है, एक स्केलर बी है, और हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो स्केलर्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करते हैं। इसी तरीके से एक ये प्रॉपर्टी होती है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मतलब a प्लस बी प्लस सी, या हम पहले ऐसे कर रहे हैं a और b को जोड़ के फिर उसमें c जोड़ कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी ये है, सपोज n a प्लस बी, ठीक है, यानी हम पहले a प्लस बी करेंगे फिर उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n a से भी मल्टीप्लाई करेगा और n b से भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से एक और भी हमारे पास लॉ हो सकता है, जैसे a मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी। तो इसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ, पर बीच में ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कभी कभी आपको यानी पेपर में ये पूछ सकते हैं कि बताओ ये कौन कौन से लॉज हैं, तो ये लॉज आपको ज़रूर आने चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन हमारा था स्केलर्स के लिए, तो स्केलर्स के लिए ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़, तो आप इनको नोट करें ताकि मैं इरेज कर दूँ। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर। तो वेक्टर की पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो वेक्टर की डेफिनेशन हम ऐसे लिखते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर completely defined by magnitude, proper unit and a particular direction, and must obey laws of vector addition. This is a complete definition of vector.
थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लिखा है दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे हम समझते हैं फोर्स है हमारे पास, तो फोर्स को मैं ऐसे लिखूंगा 4 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट। तो अब देखो फोर्स को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ी, यूनिट की भी ज़रूरत पड़ी और डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको कंप्लीट डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की, यूनिट की और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, हम उनको वेक्टर्स कहेंगे। देखें वेक्टर्स के लिए एक बात ये भी है कि वेक्टर जो हैं वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करते हैं। यानी हमारे पास एक क्वांटिटी ऐसी है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है, पर वो वेक्टर लॉज को ओबे नहीं कर रही, तो हम कभी भी उसको वेक्टर में काउंट नहीं करेंगे। इसका एक एग्जांपल है, जैसे करंट है हमारे पास, तो जो हमारे पास करंट है, करंट जब सपोज करें ये हमारे पास एक करंट है, तो करंट जब किसी भी सर्किट में फ्लो करता है तो उस करंट का एक डायरेक्शन भी होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि भाई कन्वेंशनल करंट है, तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जो है वो फ्लो करता है, तो इस करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, यूनिट भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, पर फिर भी हम इस करंट को वेक्टर नहीं कहते। करंट को वेक्टर इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। तो याद रखिएगा, जो क्वांटिटी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करेगी उसको कभी भी हम वेक्टर नहीं कह सकते, भले उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और यूनिट हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल्स। तो वेक्टर का एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद फोर्स, फोर्स के बाद मोमेंटम, मोमेंटम के बाद टॉर्क, टॉर्क के बाद एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर्स हैं। अब जो हमारी वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स हमारे जो होते हैं उनको, उनके पास जैसे मैंने पहले बताया मैग्नीट्यूड भी होता है और यूनिट भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब एक बात आप याद रख लें, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। द मैग्नीट्यूड of vector is always पॉजिटिव। पर जब किसी वेक्टर में नेगेटिव की साइन आती है, जैसे समझें ये एक वेक्टर है ए, ये है -5 न्यूटन और दूसरा वेक्टर है ये है +5 न्यूटन, तो माइनस में, माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब ये होता है कि ये उस वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन है। सपोज अगर मैं कह रहा हूँ वेक्टर ए जो है वो ये टुवर्ड्स ईस्ट है, तो अगर मैं इसे लिखूंगा वेक्टर माइनस है तो इसका मतलब होगा ये वेक्टर टुवर्ड वेस्ट हो जाएगा। तो वेक्टर में जब भी नेगेटिव की साइन आएगी तो इसका मतलब होगा कि उस वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा। द माइनस साइन, द नेगेटिव साइन इन वेक्टर शोज द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव साइन वेक्टर में हमेशा अपोजिट साइन, अपोजिट डायरेक्शन को शो करती है। अब यहाँ पे कुछ समझें।